हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में गद्य गरिमा का पहला पाठ है आपका भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण आपके जो गद्यांश हैं और गद्यांश पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं, आज हम इस वीडियो में उसको पढ़ेंगे। पहले गद्यांश के अर्थ को, उसकी व्याख्या को जानेंगे, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरीके से पांचों प्रश्न आपके 10 नंबर से आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, इसलिए इसे करने से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आज पहला पाठ हम इस वीडियो में लेते हैं। तो आप बच्चों इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण गद्यांश है उसके पाठ भी समझ में आ जाए और उसके प्रश्नोत्तर भी आपको करना आ जाए। अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इसका जो पहला गद्यांश है इस पाठ का, उसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो व्याख्या है वो किस तरीके से आप इसको समझिए। पहली व्याख्या में कहा गया है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। आप ये देखिए, जो पहला अंश है ये रेखांकित है। रेखांकित अंश के लिए एक प्रश्न होता है 5 प्रश्न में से कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसी अंश की व्याख्या करनी है जितना हिस्सा रेखांकित किया गया है। तो इसे हम समझ लेते हैं, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उसकी तुलना की है रेल की गाड़ी के समान। वो लोग रेल की गाड़ी के समान हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से वो रेलगाड़ी के समान है। तो पहली लाइन में लेखक ने यही कह दिया है कि हिंदुस्तान के जो निवासी हैं, जो रहने वाली जनता है, वो रेल की गाड़ी के समान है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन के सब चल नहीं सकती। आपने देखा होगा कि जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन है, उसमें कई डब्बे लगे होते हैं। फर्स्ट क्लास के भी डिब्बे लगे होते हैं, सेकंड क्लास के भी लगे होते हैं और इस प्रकार से वो गाड़ी बहुत ही अच्छी और कई डिब्बों की गाड़ी होती है। लेकिन चाहे जितने अच्छे डिब्बे लगे हों, चाहे जितनी अच्छी गाड़ी हो, लेकिन बिना इंजन के सब चल नहीं सकती। गाड़ी चलाने के लिए एक इंजन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक गाड़ी, रेलगाड़ी में आगे इंजन काम नहीं करेगा, इंजन नहीं चलेगा, तब तक पूरी की पूरी गाड़ी वहीं पर पटरियों पर खड़ी रहेगी। तो यहाँ पर लेखक का कहना है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग रेल की गाड़ी के समान हैं। जिस प्रकार रेल की गाड़ी बिना इंजन के चल नहीं सकती, उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तानी लोगों में बल तो बहुत है, ताकत तो बहुत है, लेकिन वो आगे चलना नहीं चाहते हैं, नेतृत्व नहीं करना चाहते। अगर उनको आगे चलने वाला कोई नेता मिल जाए तो फिर वो क्या नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। लेखक देखिए यही कह रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी लोगों को कोई आगे चलाने वाला मिल जाए, कोई नेतृत्व करने वाला, कोई आगे चलने वाला नेता बन जाए, तो पीछे ये क्या नहीं कर देंगे, क्या चीज़ें ये कर नहीं सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, काचुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। तो यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि जैसे हनुमान जी के अंदर बल था, ताकत थी कि वो समुद्र पार करके लंका में जा सकते थे, लेकिन उन्हें अपने बल की याद नहीं थी। उनके बल को जब याद दिलाया गया तो वो समुद्र पार करके लंका पहुंच गए, सीता जी के पास। उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तान के लोगों के पास बल है, सामर्थ्य है, सब कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन उनको हनुमान जी की तरह कोई अगर बल दिलाने वाला हो तो वो क्या नहीं कर सकते। जैसे हमारे तमाम नेता हुए, गांधी जी हुए, वो आगे आगे उन्होंने नेतृत्व किया तो पीछे पूरे देश की जनता उनके पीछे चल पड़ी और देश को आज़ाद
कर लिया। तो इस तरीके से कुल मिला के लेखक का इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के लोग रेल की गाड़ी के समान हैं। जैसे रेलगाड़ी बिना इंजन के चल नहीं सकती है, उसी प्रकार हमारे देश की जो जनता है उसमें बल होते हुए भी उनको अगर कोई नेता जब तक नहीं मिलता है तब तक वो अपने बल का, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न निश्चित होता है, ये हर गद्यांश के साथ आता है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे, 1 अंक पाठ के नाम के लिए और 1 अंक लेखक के नाम के लिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर अभी जो हमने रेखांकित अंश था आपका, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, इसको अभी हमने समझाया है, उसी तरीके से आपको इसकी व्याख्या करनी है। अगला है, लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है। तो यहाँ पर लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी के सदृश माने समान, लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेल की गाड़ी के समान, रेलगाड़ी के समान बताया है। फिर अगला प्रश्न है, काचुप साधि रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है। तो यहाँ पर लेखक का आशय ये है कि जिस प्रकार हनुमान जी के अंदर बल था, सामर्थ्य था, वो लंका जा सकते थे, समुद्र को लांघ सकते थे, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ा कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तब उन्हें अपने बल की याद आई। उसी प्रकार भारतीयों को भी बल की याद दिलाने वाला कोई हो तो वो भी अपने सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं। लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है। तो लेखक ने हनुमान जी को बल का प्रतीक बताया है। तो ये आपका पैराग्राफ था और ये आपके प्रश्नोत्तर थे। इसी प्रकार से आपको शॉर्ट में ही लिखना है, बहुत ज़्यादा विस्तार से ये प्रश्न नहीं लिखने हैं। अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अब अगले गद्यांश को देखते हैं। अगला गद्यांश है, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। अब यहाँ पर लेखक इस बात पे अफसोस कर रहा है, भारतेंदु जी अपने भारतीयों की इस कमी के बारे में अफसोस करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। आप देखिएगा ये अंडरलाइन भी है, आपके 2 लाइनें अंडरलाइन है, इसका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, तो आप इसको ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये अफसोस की बात है, ये शर्म की बात है कि हम हिंदुस्तानी ऐसे हो गए हैं कि अपने काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। जो हम काम में जो वस्तुएं लाते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने निजी जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम नहीं बनाते हैं, अपने यहाँ अपने देश में नहीं बनाते हैं और उसको विदेश से विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं। भाइयों अब तो नींद से चौंको। वो लोगों को जगाते हुए कहते हैं कि तुम अभी नींद में पड़े हो, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। तो उन्होंने क्या कहा कि अपने देश की हर प्रकार से उन्नति करो, ऐसा काम करो कि हम चारों तरफ से हमारे देश की उन्नति हो। अपनी ज़रूरत का सामान अपने ही यहाँ बनाओ, बाहर के लोगों का मुंह मत देखो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो। अब यहाँ लेखक कहता है कि तुम्हारी जिस चीज़ में भलाई हो, जो काम करने में तुम्हारी भलाई हो, जो तुम काम अच्छा करना चाहते हो, उसी प्रकार की किताबें पढ़ो, उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करो, वैसे ही खेल खेलो। और उन्होंने कहा कि जो तुम बनना चाहते हो वैसी ही पुस्तकें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो, उसी प्रकार की बातचीत करो। तो अपना जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य के इर्द गिर्द अपने सारे क्रियाकलाप करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। यहाँ उन्होंने स्पष्ट अपने देशवासियों को निर्देश दिया है, देशवासियों को ये समझाया है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उस पर जीवन यापन ना करो, उस पर निर्भर मत रहो, और जो विदेशी भाषा है उस पर भी अपनी निर्भरता समाप्त कर दो। तो परदेसी वस्तुओं पे और परदेसी माने विदेशी वस्तुओं पे और विदेशी भाषा का हम उसको सीखें तो ज़रूर, लेकिन उस पे हम निर्भर ना रहें,
अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। और आगे वो कहते हैं कि हमको अगर अपने देश में सच्चे अर्थों में उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, तो हमें अपनी भाषा में उन्नति करनी होगी, क्योंकि विदेशी दूसरे की भाषा है उसकी नकल करके कभी हम असली तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो निश्चित रहता है, तो पहले प्रश्न को हम देखते हैं यहाँ पर। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ भी आपको पाठ का नाम लिखना है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम यहाँ पर लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न भी निर्धारित होता है, हर पैराग्राफ में पूछा जाता है। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या अभी आपको जब मैंने ये गद्यांश की व्याख्या बताई थी उसमें उसकी भी बताई थी, उसी तरीके से आपको लिखना है। लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। अब यहाँ पर लेखक ने कहा है कि लेखक ने किस बात पे अफसोस प्रकट किया है। तो पहली ही लाइन में ये आप देख लीजिएगा कि ये जो लाइन प्रश्न की पूछी गई है ये गद्यांश की किस पंक्ति से लिया गया है, वहीं पर इसका उत्तर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पहली पंक्ति देखिए, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज काम की वस्तु नहीं बना सकते। इसका उत्तर इसी लाइन से आएगा। तो लेखक ने पूछा था किस बात पर, लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। तो लेखक ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया है कि हमारे देशवासी भारतवासी अपने निजी काम की वस्तुएं भी नहीं बना सकते हैं, दूसरों पर वो निर्भर हैं। लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है। तो कहते हैं लेखक ने अपने देशवासियों को अपने देश की हर प्रकार से उन्नति करने पर बल दिया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा ना करने को कहा है। तो इसका प्रश्न देखिए, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। इस पंक्ति से ये प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तर इसी पंक्ति से आएगा। आपको उत्तर देना होगा कि लेखक ने परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा ना रखने के लिए कहा है। तो इस प्रकार से जो दो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके गद्यांश थे उस तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर देना है। तो उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से दोनों समझ में आ गए होंगे, प्रश्नोत्तर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।